नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और संविधान की ये सीरीज चल रही है जिसका नाम है भारत की राज्य व्यवस्था। एम लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ मानते हैं। बड़े बड़े जो है लोगों ने जितने ऑफिसर बने हैं, तैयारियां की हैं, वो सब रिकमेंड करते हैं इस बुक को। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग जो है इस बुक को ठीक से पढ़ नहीं पाते या पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि हमें बहुत लेंदी लगती है। हालांकि बहुत आसान है, समझना है, हमें इस बुक से प्यार करना है। हम आज पहुंच गए हैं 5वें चैप्टर में जिसका नाम है संघ एवं उसका क्षेत्र। संघ एवं उसका क्षेत्र। आपने कभी जूस पिया है? जूस बाजार से खरीद के पैकेट वाला जूस के पैकेट के ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीजें मिलाई गई, शुगर इतना, कार्बोहाइड्रेट इतना, है ना, नेचुरल फ्रूट इतना, आर्टिफिशियल कलर्स इतना, ये सब मिल के जो है वो जूस बनता है। वैसे ही हमारा देश कैसे छोटे छोटे राज्यों और उसके क्षेत्रों को मिला के बना है, इसीलिए इसको राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, भारत को संघ राज्य भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यह जो है सबको मिला के बनता है। इस पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है 352 रियासतें थी आजादी से पहले, किस तरह एकीकरण हुआ, कितनी परेशानियां आई, कैसे किसी राज्य को जो है इधर से काट के उधर भाषाई आधार पे कहीं बना दिया, कहीं किसी, जैसे 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश बना था। किस प्रकार इधर से उधर करके आज जो हम देश का स्वरूप देख रहे हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, वो ऐसे ही नहीं बना। काफी संघर्ष और काफी जद्दोजहद के बाद ये ऐसा देश बना है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि 1 से 5 के बीच में आपको एक चैप्टर है, वो थोड़ा सा लेंदी लगता होगा लेकिन है इंपॉर्टेंट। बेस यही है। इसके बाद हमें नागरिकता पढ़नी है, उसके बाद हमें फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार पढ़ने हैं। सबके लिए अलग अलग चैप्टर्स हैं। आपसे जो है मेरी विनती है, मेरा अनुरोध है कि मैंने अपना फेसबुक के पेज का भी लिंक डाला है, वहां से जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। और उसके बाद जो पीछे का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। इसी वीडियो के लिंक में मैंने उसका प्लेलिस्ट, पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है ना, अपने चैनल पर। उस प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। ध्यान से पढ़ेंगे। लेके चलता हूं मैं आपको अपने नोटबुक पे, और देखिए कितने आसानी से इसको मैंने कम से कम शब्दों में कैसे जो है धड़ आयोग आया, कैसे फजल अली आयोग आया, और किस तरह से इनकी अलग अलग अनुशंसाएं आई, इनकी रिपोर्ट आई। जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जो थे, उनके तीनों के जो है अध्यक्षता में किस प्रकार वो जेवीपी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसको अस्वीकार कर दिया गया था, और कैसे इस संघ का निर्माण हुआ, भारत संघ का, इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। लेके चलता हूं मैं आपको सीधे अपने नोटबुक पे और देखते हैं वहां कैसे हम लोग इस चैप्टर को आसानी से पढ़ लेंगे। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं सीधे अपनी नोटबुक पे। ये किताब है, मैं आपको बार बार कहता हूं, जब भी बैठे किताब साथ में लेके बैठे और लेटेस्ट बुक लेके बैठने की कोशिश कीजिए। मेरे पास यही है। वीडियो बनाने के लिए, कुछ अपडेट कर रखने के लिए मैं नई बुक तो नहीं ले सकता, आप ले लीजिए क्योंकि आपको पढ़ना है। और मैं भी जब पढ़ता हूँ तो अपडेट फिर अलग से मुझे लेने पड़ते हैं। तो मैं ये जो क्लास है इसमें मैं अपडेट होके आता हूँ। और आज जो है हमारा 5वां चैप्टर है, और 5वें चैप्टर का नाम है संघ एवं उसके क्षेत्र। तो हम लोग आ गए हैं 5वें चैप्टर पे, संघ एवं इसका क्षेत्र। ये 5वां चैप्टर है। अभी हम लोग इसमें जो है इसको नोट्स के सहारे पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से जो है हम इसको आसानी से पढ़ लेते हैं। आपको, अगर आप इसको ऐसे पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको बहुत ही लेंदी लगेगा, आप खुद लेके बैठ के देखिएगा। लेकिन अगर आप इसको ठीक से समझ के पढ़ेंगे ना, एक एक शब्द को, बोर मत होइएगा, धैर्य रखिएगा, तो आपका जो है पूरा का पूरा जो है ये खत्म हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये संघ एवं उसका क्षेत्र यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे और इसमें कुछ जरूरी चीजों पे ध्यान देंगे। देखिए, मैंने पहले ही बताया संघ मतलब क्या होता है, इसका क्षेत्र कैसे डिसाइड हुआ आजादी से लेकर अब तक, इस चैप्टर में यही बताया गया है। किस अधिकार से संसद में उसमें परिवर्तन किए, संसद को कहां तक इसके लिए अधिकार है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए बुक को बंद करते हैं और सीधे आते हैं नोट पे। मैं बुक को यहाँ साइड में रख देता हूँ और आ जाता हूँ नोटबुक पर। देखिए पूरा का पूरा नोट्स हो चुका है। अगर आपने नहीं अभी तक किया है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, पीछे वाले वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है।
चूंकि वीडियो इस फॉर्मेट में है तो मैं बुक में भी वैसे ही, अपने कॉपी में भी वैसे ही लिखता हूं। अब देखिए, सबसे पहले ये संघ एवं इसका क्षेत्र अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 के मध्य आता है। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 के मध्य में आता है। यहां पे जो है भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। हमेशा ये एक नंबरी में जो है प्रश्न आते हैं कि भारत को क्या कहा गया है, तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संघ एवं इसका क्षेत्र आते हैं अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 के मध्य। अच्छा, अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या है? अनुच्छेद 1 के अनुसार हम इसमें अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 पढ़ेंगे, पहली चीज। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे केंद्र सरकार या फिर संसद का क्या अधिकार है राज्य के मामले में, उसको पढ़ेंगे, है ना। और किस तरह से कुछ राज्यों को जो है विलय किया गया था भारत में आजादी के बाद, उसको पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 जो है भारत को परिभाषित करता है कि भारत जो है राज्यों का क्षेत्र है, भारत संघ का क्षेत्र है, और भारत यानी भारत के कुल क्षेत्रों को 3 पार्ट में विभाजित किया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 में है कि राज्यों का क्षेत्र जो राज्य के अंतर्गत है, संघ का क्षेत्र जो केंद्र के अंतर्गत है, और उसके बाद ये क्षेत्र जो है भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिकृत किया जा सकता है, यानी ये स्वतंत्र क्षेत्र है, ये स्वतंत्र क्षेत्र है। इनमें विभाजित किया गया था, है ना। इसमें अभी तो राज्य क्षेत्र और संघ का क्षेत्र ही रह गया है, उसमें भी संघ का विशेषाधिकार है उस पर। तो अनुच्छेद 1 ये कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 1 समझ गए होंगे क्या कहता है। मैंने एकदम अनुच्छेद 1 से, अगर आपको अनुच्छेद समझ में नहीं आता है, अनुच्छेद आपको याद नहीं होता है, तो मैं आपको बताता हूं कि वीडियो है मेरा संविधान में, पॉलिटी में, इसी प्लेलिस्ट में जो है, आपको जब चैनल में जाइएगा तो प्लेलिस्ट में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा कि कैसे आपको सारा अनुच्छेद मोटे तौर पे याद करना है, जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। चलिए, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है संसद को विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण एवं सीमा निर्धारण की शक्ति के बारे में बताता है। देखिए, शक्ति है कि नहीं है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अनुच्छेद 2 में जो है इस सब चीज का वर्णन किया गया है कि संसद को विधि के द्वारा, नियम कानून के द्वारा नए राज्य का निर्माण एवं उसके सीमा निर्धारण की शक्ति, है ना। इसके बारे में कहां में पढ़ने को मिलता है? अनुच्छेद 2 में, ठीक है। सॉरी, थोड़ा कैमरा हिल गया था मेरे हाथ से लग के। अब है नए राज्य के निर्माण। अब देखिए अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 में जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जो मैंने पढ़ा है बुक से, उसके आधार पे यहां लिखा गया है कि नए राज्य के निर्माण हेतु अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। लेकिन उसके पूर्व जो है अध्यादेश जो है राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद में ही संसद में पेश होता है। यानी अगर नए राज्य का निर्माण करना है और उसके लिए जो एक अध्यादेश बनाया गया, अध्यादेश किसे कहते हैं? अध्यादेश एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है ना, जिसमें यह आदेश दिया जाता है कि अब इस राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो ये संसद में तभी पेश होता है जब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलती है, पहला। अच्छा, दूसरा, राष्ट्रपति क्या करता है? उसको संबंधित राज्य, यानी जिस राज्य का निर्माण होना है ना, या जिस राज्य से कटके उस राज्य का निर्माण होना है, राज्य तो कहीं से नया से पैदा तो होगा नहीं। मान लीजिए कि पहले महाराष्ट्र बंबई था, बंबई में से महाराष्ट्र गोवा अलग हुआ, तो बंबई को पहले भेजा जाएगा, है ना, कि आप अपना मत बताइए, आपका क्या मानना है। हालांकि राज्य का मत जानने के लिए जब राष्ट्रपति राज्य के पास भेजता है इस अध्यादेश को, तो जो भी उधर से मत आएगा वो राष्ट्रपति मानने को बाध्य नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति उसको मानने को बाध्य नहीं है, बस वो ये जानना चाहते हैं कि क्या बोलती पब्लिक, बस यही दिमाग में रखिए। बस वो जानना चाहते हैं कि पब्लिक जो है वो क्या बोलती है। थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा था, मैंने थोड़ा सा कम किया है ना। तो बस वो जानने के लिए, लेकिन मानने को बाध्य नहीं है। सही लगा उनको मानेंगे, नहीं मानेंगे। हाँ, इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकलता है? इस दोनों से निष्कर्ष निकलता है कि संविधान जो है वो संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार देता है, नाम में परिवर्तन करने का अधिकार देता है, सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। कौन देता है? संविधान देता है। इसी का जो है पूरा वर्णन अनुच्छेद 3 में है। यही वर्णन जो है अनुच्छेद
3 में है। आप ईमानदारी से कमेंट में बताइएगा कि अनुच्छेद 1, 2, 3 आपने मोटे तौर पर पढ़ा होगा, एग्जैक्टली क्या है उसमें अभी तक अगर आपने संविधान ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो आपको नहीं जाने होंगे। तो अनुच्छेद 3 में इन चीजों को बताया गया है। अच्छा, इसमें और क्या है, तो इससे क्या निष्कर्ष मिलता है, अब ये पूरे टॉपिक से क्या निष्कर्ष निकलता है कि भाई संसद में अध्यादेश पेश किया जाना है, उससे पहले राष्ट्रपति को पेश किया जाना है। राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्य को देगा कि पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, है ना। तो अब राज्य जो भी कहे राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। कहने का मतलब है कि संसद को पूरा अधिकार है कि नए राज्य का निर्माण कर सकता है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। यानी इस पूरे टॉपिक से हमें ये निष्कर्ष निकला कि राज्य के अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं है, जब चाहे तब संसद उसको इधर से उधर कर सकती है। राज्य के अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, यानी इस लाइन से क्या मतलब निकलता है। देखिए, इस लाइन से 5 लाइन लिखा हुआ है बुक में, हम इसको एक लाइन में समझा देते हैं कि विभक्त राज्य यानी राज्य को कभी भी विभक्त किया सकता है, का अविभक्त संघ यानी केंद्र को कभी भी, यानी राज्य को केंद्र विभक्त कर सकता है, लेकिन अगर राज्य चाहे तो केंद्र को विभक्त नहीं कर सकता, नहीं बांट सकता। देखिए, यहां संघ राज्य का विभाजन कर सकती है, राज्य नहीं, राज्य संघ का विभाजन नहीं कर सकती है, ठीक। लेकिन इस पूरी व्यवस्था जो है अमेरिका में इसका उल्टा है। अमेरिका में, मतलब उल्टा भी नहीं कह सकते इसको, अमेरिका में क्या है कि संघ जो है राज्य का विभाजन नहीं कर सकती, राज्य स्वतंत्र है। संघ को, केंद्र को ये शक्ति नहीं है राष्ट्रपति को कि राज्य को तोड़ दे, है ना। अमेरिका में इसके विपरीत है, बिना राज्य की अनुमति से संघ राज्य को विभक्त नहीं कर सकती, यानी राज्य की अनुमति आवश्यक है। लेकिन यहां अनुमति आवश्यक नहीं है, बाध्य नहीं है राष्ट्रपति मानने को। एक बात हो गया कि हाँ विभाजन होगा तो हो जाएगा। इसलिए अमेरिका के जो है को कहा जाता है अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, यानी राज्य भी अविभाज्य है और संघ भी अविभाज्य है। तो इस पूरे टॉपिक को आपको समझ में आया कि अनुच्छेद 1 में भारत को परिभाषित किया गया है, भारत को कौन कौन से क्षेत्रों में बांटा गया है। अनुच्छेद 2 में संसद की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 3 में कैसे उस शक्ति का उपयोग संसद करती है उसका वर्णन है, और उससे क्या निष्कर्ष निकलता है हमारे संविधान के बारे में कि संविधान के संदर्भ राज्य के निर्माण, राज्य के सीमा परिवर्तन या फिर नए राज्य बनाने के संदर्भ में संविधान क्या शक्ति देती है संसद को, उसका एक ब्यौरा, उसका एक निष्कर्ष निकलता है। ये पेज आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए, समझिए ऐसे कि कहीं अगर लिखने के लिए आए 200-400 वर्ड में आए तो उसके बारे में आप लिख पाए, है ना। बुक से आप पढ़िएगा ध्यान से, बहुत सारी चीज आपको हो सकता है पहली बार में बाउंस करी, लेकिन अगर आप समझ गए हैं तो आपको कहीं से भी कुछ भी बाउंस नहीं करेगा। बार बार मेरा कैमरा हिल जा रहा है। अब आते हैं इस पेज में, अनुच्छेद 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 1, 2, 3 हमने देख लिया, अनुच्छेद 4 क्या कहता है मैंने पहले भी आपको बताया था, तो कैमरा सीधा कर लूं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो है ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, थोड़े से लेंदी आपको लगेंगे, हल्के फुल्के बोरिंग भी लगेंगे चैप्टर्स, लेकिन पढ़ना बेहद जरूरी है, ये बेस है। इसके बाद फिर नागरिकता, मौलिक अधिकार, ये सब नॉर्मल है ना। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा सा और ब्राइटनेस कम कर देता हूं। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 4 में नए राज्य का गठन, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया सकता। अनुच्छेद 68 क्या है, 368 एक मामूली संशोधन है। अनुच्छेद 368 एक मामूली संशोधन है, इसके थ्रू ये इतना बड़ा काम नहीं किया सकता। लेकिन इसमें जो है मामूली के अलावा अनुच्छेद 368 में कैसे होता है, अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया क्या है कि 2/3 मत भी चाहिए और राज्यों की विशेष अनुमति भी, यानी राज्य में की भी जो है विशेष एक मत होता है, 2/3 मत वो चाहिए। लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि इसका उपयोग नहीं होगा। कैसे होगा, तो साधारण विधायी प्रक्रिया या सामान्य बहुमत द्वारा संभव है, यानी जिसकी सरकार रहेगी, जिसका बहुमत रहेगा, वो चाहे तो राज्य में इधर उधर कर सकता है। लेकिन यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि संसद की शक्ति भारतीय क्षेत्रों को अन्य देशों में देने की नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने सीधे तौर पे कहा, उच्चतम न्यायालय 1960 में एक मामला गया था, इस मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने अपना ये सुनाया कि
केंद्र चाहे, संघ चाहे, संसद चाहे तो ऐसा नहीं है कि अपने मन से किसी भी राज्य को किसी को दे दे, उसको शक्ति नहीं है, या सीमा समाप्त करने की शक्ति नहीं है, केवल ये 368 द्वारा संभव है। अब देखिए यहां पे क्या है 368 द्वारा संभव, क्या नहीं है। 368 द्वारा अंदर में, देश के अंदर में जो है नए राज्य गठन, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, ये अनुच्छेद 368 से संभव नहीं है। ये सब 368 से संभव नहीं है। ये कैसे संभव है? साधारण विधायी प्रक्रिया या सामान्य वोटिंग द्वारा। लेकिन अगर दूसरे को देना हो तो ये 368 से ही संभव है। यानी 368 समझिए कि राष्ट्रीय, इसको मान के चलिए राष्ट्रीय अनुच्छेद है। और ये जो है यहाँ पे क्या होता है, राज्य के, देश के अंदर करना है तो देश के अंदर करना है तो 368 की जरूरत नहीं है, ये साधारण प्रक्रिया द्वारा हो जाएगा। लेकिन अगर इंटरनेशनल काम करना है तो 368 की जरूरत पड़ेगी। समझ गए? अच्छा, क्या कहता है 100वां संविधान संशोधन 2015? जानिए इसके बारे में, समझिए। आपने सुना होगा एक बार कि पश्चिम बंगाल में जो त्रिपुरा, मणिपुर इससे सटी हुई कुछ भूमि थी जो बांग्लादेश की सरहद में आता था, और कुछ भूमि घुसी हुई थी भारत की जो कि बांग्लादेश में था, और बांग्लादेश की कुछ भूमि बंगाल में थी। एकदम ऐसे था, ऐसे। ये बांग्लादेश है, इसकी कुछ भूमि चली गई है इधर भारत में, और यहाँ ये है भारत की भूमि ऐसे घुसी हुई है बांग्लादेश में। तो भारत सरकार ने करार किया, भारत तथा बांग्लादेश के मध्य भूभाग का स्थानांतरण हुआ। कब हुआ था? 2015 में। और एक संशोधन लाया गया था इसके लिए, 100वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ, भारत ने अपने 11 अंत क्षेत्रों को बांग्लादेश को दे दिया था, और बांग्लादेश ने अपने 51 अंत क्षेत्रों को भारत को दे दिया था, है ना। हालांकि इसमें नागरिकता पर कैसे प्रभाव पड़ा हम लोग अगले चैप्टर नागरिकता में पढ़ेंगे। तो ये काम हुआ था, है ना। अब यहां पे देखिए कैसे जो है सबका निर्धारण हुआ। ये आप समझ गए 100वां संविधान संशोधन क्यों हुआ था। अब केंद्र शासित प्रदेश तथा राज्यों का उद्भव कैसे हुआ। आज जो हम लोग देख रहे हैं कि भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये कैसे कैसे इसकी प्रक्रिया चली, तो जानिए। भारत आजाद हुआ 1947 में, भारत आजाद हो गया 1947 में। आजादी के बाद भारत 2 देशों में विभाजित हो गया। साधारण शब्दों में हम लोग यहां व्याख्या करें, एकदम साधारण शब्दों में, भारत और पाकिस्तान में क्या हो गया, विलय हो गया, भारत और पाकिस्तान में बट गया। अब यहां पे जो देशी रियासतें जिनकी संख्या थी 352, जिनकी टोटल संख्या कितनी थी 352, इस 352 में क्या हुआ कि इनको 3 विकल्प दिया गया। पहला विकल्प या तो आप भारत में रहिए, दूसरा विकल्प आप पाकिस्तान में चले जाइए, और तीसरा विकल्प आप दोनों में से किसी में मत रहिए, स्वतंत्र रहिए। ठीक, 549 जो रियासतें थी, माफ कीजिएगा यहाँ 352 लिख दिया मैंने, 552 है। 552 में 549 रियासतें, यानी 3 रियासतों को छोड़कर सभी भारत में शामिल हो गई। लेकिन 3 रियासतें बची। 3 रियासतों में कौन था? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये तीनों भारत में शामिल होने को तैयार नहीं थे। तो वहां पे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी भूमिका निभाई, गृह मंत्री की। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई या सैन्य कार्रवाई द्वारा मिला लिया, जूनागढ़ को जनमत द्वारा यानी वोटिंग द्वारा मिला लिया, और कश्मीर को विलय पत्र 370 आप लोग जानते होंगे, हट चुका है 370, इस बुक में अपडेट नहीं है। तो 370 हटा, 370 में एक विलय पत्र दिया गया था। विलय पत्र में जो है जितनी छूट दी जा सकती है उतनी छूट कश्मीर को देके जो है, मतलब कहते हैं ना बउआ को खिलौना जितना देना हो दे दो लेकिन अपने पास रखो, वैसे ही इसको खिलौना विलय पत्र 370 देके मिला लिया गया था। बाद में सरकार ने इस 370 को भी हटा दिया, हट चुका है ये, ठीक है। तो पूरे 352 रियासतों को भारत में मिला लिया गया। अब यहां पे अलग अलग रियासतें जो थी वो जब राज्य में मिली तो अब ये राज्य अपनी अपनी मांग रखने लगे। सबने कहा कि हमें भाषाई आधार पे, खासकर दक्षिण भारत में भाषाई आधार पे अलग होने के लिए बेचैन थे राज्य, है ना। इन्हें भाषाई आधार पे जो है अलग होना था। तो उस समय एक आयोग, दो आयोग के बारे में लोग पढ़ेंगे, धर आयोग और जेवीपी। जेवीपी क्या है? ये जेपीवी मत पढ़ेगा, जयप्रकाश नारायण वाला, ये जेवीपी। जे मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, भी मतलब होता है वल्लभ भाई पटेल, और पी मतलब होता है पट्टाभी सीतारमैया। तो यहां पे पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो भी एक सदस्य थे इसमें। ये तीनों
कंबाइंड अध्यक्ष मान के चलिए, इनको संयुक्त अध्यक्ष का काम कर रहे थे, तो एक समिति बनी थी। तो जानते हैं धार आयोग के बारे में। सबसे पहले देखिए, जब ये सब विलय हो गया तो राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग होने लगी, है ना। ये मांग उभर के सामने आई कि राज्यों का भाई पुनर्गठन किसके आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो। अब आपको नहीं लगता कि भाषा के आधार पे होगा तो अलगाव की भावना को बल मिलेगा, तो राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग हुई। अब इसमें क्या हुआ है, धार आयोग का गठन किया गया, धार आयोग 1948। इसके अध्यक्ष थे एस के धर, गलती से यहां मैंने पहले लिख दिया था, एस के धर थे। और एस के धर ने कहा कि नहीं 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 नहीं, भाषा के आधार पर राज्य को मत बनाइए, आप प्रशासनिक अधिकार सुविधा के आधार पर बनाइए, है ना। राज्य का गठन जो है कैसे हो, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हो, उसकी सिफारिश की। उसके बाद इससे जब बात नहीं बनी, विवाद होने लगा, लोगों में असंतोष का माहौल फैल गया, क्योंकि जो दक्षिण भारतीय थे वो अपनी अपनी तेलुगु, तमिल, मलयालम लेके बैठे हुए थे, है ना। और सभी कहते कि भाषा के आधार पर इसका गठन हो। तो जब इनको प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जब सिफारिश किया गया इस आयोग द्वारा, धार आयोग द्वारा, तो सब में असंतोष का माहौल फैल गया, है ना। बच्चा मांग रहा है डेयरी मिल्क और उसको दिया जा रहा है छोटका 1 रुपये वाला चॉकलेट, या वो भी नहीं दिया जा रहा है, चीनिए पर काम चला दिया जा रहा है, तो गुस्सा होगा। वही बात हुई, उसको चाहिए था भाषा के आधार पर, और यहाँ आयोग ने क्या सिफारिश किया, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। तो लोगों में असंतोष फैल गया, भूख हड़ताल होने लगी, लोग भूख हड़ताल पर लंबे समय तक आंदोलन होने लगा, आगजनी होने लगा। तब 1948 में ही जीएल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया के अध्यक्षता में जो है एक समिति बनी, जिसको हम लोग जेवीपी समिति बोलते हैं, जेवीपी समिति, है ना। उन्होंने क्या किया, कहा कि ठीक है भाषाई आधार पे कर लीजिए। उन्होंने अब जो लोग बोलते थे वही किया, लोग मान गए, संसद नहीं मानी। उन्होंने कहा ना, यो मतलब रिजेक्ट कर दिया गया प्रपोजल, है ना। इन्होंने कहा प्रशासनिक अधिकार पर, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा जेवीपी समिति ने, चलो भाषाई आधार पर ले लो, इनका सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। अब इसी बीच क्या हुआ, 1953 में एक घटना हुई, एक महत्वपूर्ण घटना हुई। आंध्र प्रदेश में एक श्री रामुलु नाम के व्यक्ति थे, आंदोलनकारी नेता थे, है ना। उनकी मृत्यु हो गई हड़ताल से, भूख हड़ताल से। उनकी मृत्यु कैसे हो गई, भूख हड़ताल से। जैसे कैसे भगत सिंह के एक साथी जो थे, नाम जतिन दास, उनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो खाना अच्छा मिलने लगा। तो जब तक कोई मरता नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ पे नेताजी मर गए भूख हड़ताल से। उन्होंने कहा हमको चाहिए तो भाषा आधार पर चाहिए, जब तक नहीं मिलेगा हम खाएंगे नहीं। पहले उनकी बात किसी ने सुनी नहीं, अब हो गई मृत्यु। अब रोष का माहौल फैल गया। सरकार को डर था कि अब जो है देश में अव्यवस्था हो जाएगी, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा, मारामारी हो जाएगा। जल्दीबाजी में क्या गया, सबसे पहला 1953 में सबसे पहला भाषाई आधार पर एक राज्य बना जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। सबसे पहला भाषाई आधार पर एक राज्य बना जिसका नाम था आंध्र प्रदेश 1953 में। ठीक है, इतना तक समझ में आपको आ गया। देखिए इस पूरी प्रक्रिया में, पूरे चैप्टर में क्या बताया जा रहा है कि भारत के अंदर जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, कैसे कैसे इन्होंने जो है अपनी अपनी मांग उठाई, कैसे जो है लड़ाई झगड़े हुए, पुलिस कार्रवाई द्वारा मिलाया गया, है ना, देश की आज़ादी के बाद कैसे संघ का गठन हुआ है, राज्यों गठन हुआ, केंद्र शासित प्रदेश बने, ये सब बताया गया है। अब चलिए फजल अली आयोग, ये जो है क्या हुआ, जब यहाँ पे 1953 में आंध्र प्रदेश को मान्यता मिल गई भाषाई आधार पे। कौन से आधार पे, भाषाई आधार पे। भाषाई आधार पे जब इनको मान्यता मिल गई तो दूसरा राज्य को भी मिला, भी हमको भी मिल जाएगा, है ना, हमको भी मिल जाएगा। जैसे कि राजस्थान अगर पेंशन लागू करता है तो दूसरा राज्य सोचता है, लगता है हमको भी मिल जाएगा। केंद्र सरकार सोचते हैं हमको भी मिल ही जाएगा, इसको मिल गया। तो वैसे ही जब एक राज्य बन गया तो दूसरे राज्य ने भी सोचा कि उनको भी अब भाषाई आधार पर मिल जाएगा। इसके लिए 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली आयोग का गठन हुआ। 1955 में 2 साल के बाद इसकी रिपोर्ट आई। उन्होंने कहा कि भाषाई आधार को बल दिया, बोला ठीक है भाषाई आधार पर ले लीजिए आप, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं तेलुगु के आधार पर तेलुगु राज्य बना लीजिए, लेकिन जरूरी नहीं कि केवल वहां तेलुगु बोली जाए, अन्य भाषाओं वालों का भी सम्मान होना चाहिए, अन्य संस्कृति वालों का भी सम्मान होना चाहिए, अन्य लोगों का भी सम्मान होना चाहिए, हर देश के हर क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनका कल्याण होना चाहिए। देखिए उन्होंने यही कहा कि ठीक है भाषाई आधार पर ले लीजिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा सिद्धांत को उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट किया, अस्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उन्हें भारत की एकता को प्रमुखता दिया। जी हाँ, इससे एकता टूटती
अभी कैसे होता है, महाराष्ट्र में बिहारी लोग जाते हैं, यूपी के लोग जाते हैं तो लोग उन्हें पीटते हैं, कहते हैं तुम मराठी नहीं हो। कर्नाटक में बोलते तुम कन्नड़ नहीं हो, है ना। आज भी वही हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, एकता टूट रही है, लोग बट रहे हैं, क्षेत्रवाद हो रहा है। एकता एवं सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने ऐसा कहा। वित्तीय, आर्थिक, प्रशासनिक तर्क से कहा कि भाई अगर केवल तेलुगु चलेगा और वो डॉक्यूमेंट कहीं बाहर जाएगा तो लोग तेलुगु समझेंगे नहीं, है ना। तो एक कॉमन भाषा रहनी चाहिए, जो नहीं केवल तेलुगु से ही सारा काम हो, प्रत्येक राज्य के लोगों का कल्याण हो, है ना। तो क्यों फजल अली आयोग ने कहा कि ठीक है भाषा आधार पर ले लीजिए, लेकिन एक राज्य केवल एक भाषा नहीं, एक सिद्धांत नहीं चलेगा। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, इसके आधार पर जो है उस समय 16 राज्य, 1955 की बात है, 1955 की बात, उस समय 16 राज्य और 3 गो केंद्र शासित प्रदेश बना, है ना, सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और यहां पे मैंने 16 लिख दिया है, माफ कीजिएगा, 14 राज्य। ये 14 राज्य कौन कौन से थे तो देख लीजिए, यहां मैंने लिस्टिंग किया है। बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, बंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, एमपी, राजस्थान, मैसूर, उड़ीसा, पीबी से पंजाब, मद्रास, यूपी, वेस्ट बंगाल, ये 14 राज्य थे, है ना। उसके बाद जो है कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी थे, ये सब भी राज्य थे, लेकिन इसमें जो है ये सब भी जो है, जैसे आप इसको लीजिए, दिल्ली, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। मैंने यहाँ 3 लिखा है, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। पहला था अंडमान निकोबार, दूसरा था दिल्ली, तीसरा था हिमाचल प्रदेश, चौथा था लक्षद्वीप जो बाद में लक्षद्वीप हो गया, पांचवा था मणिपुर और छठा था त्रिपुरा। तो इस तरह से बने 1955 में। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको कहीं नोट्स में अगर मेंस में लिखना पड़े तो आपको ध्यान में रखना है कुछ इंपॉर्टेंट का नाम। अब यहाँ पे क्या हुआ, भाषा अथवा संस्कृति की एकरूपता के आधार पर क्या हुआ, कुछ राज्य अलग भी हुए। जैसे बंबई से 1960 में महाराष्ट्र था गुजरात अलग अलग हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र का कल्चर अलग था, गुजरात का कल्चर अलग था। वहाँ मराठी बोली थी, यहाँ गुजराती बोली, यहाँ खाना अलग था, यहाँ खाने। संस्कृति के आधार पे, भाषा के आधार पे लोग एक जगह रह नहीं पाते थे। एक ही रूम में, एक ही कमरे में आप अलग अलग संस्कृति के लोग को रख दीजिएगा तो वो बोलेगा तेलुगु है, वो बोलेगा हिंदी, भोजपुरी, तो बस दोनों में मारे हो जाएगा। तो इसलिए जो है महाराष्ट्र गुजरात अलग हो गया। 1961 में दादर तथा नगर हवेली अलग हो गई। 1962 में गोवा तथा दमन दीव अलग हो गए। 1962 में जो है पौंडीचेरी अलग हुआ। 1963 में नागालैंड बना। 1966 में हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश अलग हो गए। हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, 1971 में। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय बन गए। 1974 में सिक्किम अलग बन गया। देखिए सबका अलग अलग कल्चर है, इसलिए अलग अलग छटकते गए। 87 में मिजोरम और अरुणाचल अलग हो गए। 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ झारखंड, एमपी से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। तो ये सब अलग होके बने। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। तो देखिए समय समय पर कैसे जो है भाषाई आधार पर, संस्कृति के आधार पर राज्य अलग होते चले गए। अब 1956 में क्या स्थिति थी, 1956 में क्या था, 14 गो राज्य था, 6 गो केंद्र शासित प्रदेश था। 2014 में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और 2024 में क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए नाम में कैसे परिवर्तन हुआ, तो पहला देखिए संयुक्त प्रांत था 1950 में, वो उत्तर प्रदेश हो गया। 1969 में मद्रास तमिलनाडु बन गया। 1973 में मैसूर कर्नाटक बन गया और लक्षद्वीप लक्षद्वीप बन गया। 2006 में उत्तरांचल उत्तराखंड बन गया। पौंडीचेरी पुदुचेरी बना। 2011 में उड़ीसा ओडिशा बन गया। तो देखिए कैसे नाम में ये सब परिवर्तन हुए। इसी तरह से पूरे संघ का निर्माण हुआ। फाइनली अभी 28 स्टेट हैं हमारे देश में और 8 क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना। तो अभी वर्तमान रूप है, हो सकता है आगे चल के भी संशोधन हो, केंद्र सरकार अपने शक्ति का उपयोग करे और जो है कुछ राज्यों की मांग हो, उसके आधार पे अलग अलग स्टेट बने या स्टेट का एकीकरण। तो मुझे नहीं लगता स्टेट टूटेंगे ही, है ना। जैसे अभी यूपी टूटने की बात हो रही है, यूपी बहुत बड़ा क्षेत्र है अभी भी। तो इस तरह से हमने पूरे चैप्टर में देखा कि भारत के संघ और उसके क्षेत्र कैसे अलग हुए और इसमें संसद की क्या भूमिका हो सकती है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। जी हाँ, ये 4 अनुच्छेद जो है 1 से 4 दिखाते हैं संघ एवं उसके क्षेत्र। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 5 से 12 नागरिकता। जी हाँ, छठा चैप्टर एकदम रेडी है, इसके बाद वाले वीडियो में एकदम आ रहा है। देखिए छठा चैप्टर अब जो अध्याय 6
नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 एकदम रेडी है, एकदम बन के तैयार है। बने रहिएगा आप लोग, उसको अच्छे से पढ़िए लिखिए, तब आते हैं इस चैप्टर में। तब तक के लिए प्लीज दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर दें मुझे। थैंक यू वेरी मच।